कितना दिलचस्प और हैरान करने वाला है कि बचपन से लेकर आज तक एक इंसान के दिमाग में कितनी ऐसी बातें भर दी गई हैं जो असल में सिर्फ बुलशिट या बेमानी है। मतलब जिन चीजों को हम जीवन का अटल सत्य मानते हैं वो शायद सिर्फ दूसरों द्वारा थोपी गई कंडीशनिंग का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल। और जब पहली बार इस बात का एहसास होता है ना, तो एक बहुत गहरी बेचैनी होती है। इंसान अक्सर सोचता है कि वो आज़ाद है, उसके फैसले उसके अपने हैं, लेकिन गहराई में जाने पर पता चलता है कि हमारी बहुत सी प्रतिक्रियाएं समाज और आसपास के माहौल से बस उधार ली गई हैं। सही कहा। और इसी असहज करने वाली सच्चाई पर बात करने के लिए आज हम श्वेताब गंगवार की बहुचर्चित किताब द रूडेस्ट बुक एवर उसका एक बहुत ही गहरा विश्लेषण करने वाले हैं। इस चर्चा का मुख्य मिशन ही यही है कि इंसान के दिमाग को उन भ्रांतियों, झूठे विचारों और उम्मीदों से आजाद किया जाए जो उसे असलियत से दूर ले जाती हैं। और इस किताब का लहजा जानबूझकर थोड़ा रूड या तीखा रखा गया है, क्योंकि मीठी बातें तो अक्सर इंसान को सुला देती हैं, जबकि ये विश्लेषण दिमाग को जगाने और उसे आजाद करने के बारे में है। बिल्कुल। तो इस चर्चा को शुरू करने के लिए मेरे दिमाग में एक बहुत ही अनोखी एनालॉजी आ रही है। अगर हम इंसान की परवरिश को देखें तो ये एकदम एक फैक्ट्री में बन रहे एक प्रोडक्ट की तरह है। एक प्रोडक्ट की तरह? मतलब कैसे? हाँ, मतलब जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है ना, तो माता पिता, स्कूल और समाज उस प्रोडक्ट में अपना सारा डेटा फीड कर देते हैं। वो उसे ये तो बहुत अच्छी तरह सिखा देते हैं कि क्या सोचना है, जैसे अच्छे नंबर लाने हैं, समाज में रुतबा बनाना है, लेकिन वो सबसे जरूरी सॉफ्टवेयर डालना ही भूल जाते हैं, और वो है कि कैसे सोचना है। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। और इस एनालॉजी को अगर थोड़ा मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके पास दुनिया को समझने का कोई तार्किक फिल्टर तो होता नहीं है। हाँ, वो तो बस सब कुछ स्पंज की तरह एब्जॉर्ब कर रहा होता है। बिल्कुल, क्योंकि बचपन में इमोशनल इंटेलिजेंस अविकसित होती है, इसलिए भावनात्मक प्रतिक्रियाएं ही इंसान की सबसे शुरुआती शिक्षक बन जाती हैं। जो चीज अच्छी लगती है वो सही मान ली जाती है और जिससे डर लगता है वो गलत। और ये भावनात्मक प्रतिक्रियाएं आगे चलकर बहुत ही खराब शिक्षक साबित होती हैं, क्योंकि जिंदगी के जटिल फैसले सिर्फ इस बात पर नहीं लिए जा सकते कि उस पल हमें कैसा महसूस हो रहा है। सही बात है। और इसमें एक और परत भी है। जो माता पिता उस बच्चे की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो खुद कोई महान दार्शनिक तो है नहीं। हाँ, वो भी तो आम इंसान ही है। बिल्कुल, वो भी अपनी जिंदगी की जिद्दोजहद में उलझे हुए हैं, अपनी असुरक्षाओं से लड़ रहे हैं। उनके पास इतना समय या समझ ही नहीं होती कि वो बच्चे को कैसे सोचना है कि ट्रेनिंग दें। वो बस उसे एक रेस के लिए तैयार कर देते हैं। बिना कुछ किए ही खुद को स्पेशल महसूस करने की एक झूठी चाहत पैदा हो जाती है। हाँ, स्पेशल होने का ये मिथक तो बहुत गहराई तक बैठा हुआ है। और इस किताब के अनुसार कोई भी व्यक्ति पैदाइशी बेवकूफ नहीं होता। लोग बेवकूफ बनना अनजाने में चुनते हैं, क्योंकि उन्हें सोचने की कार्य प्रणाली सिखाई ही नहीं जाती। अगर हम बचपन की कंडीशनिंग को देखें ना, तो अक्सर दो में से एक चीज होती है। या तो बच्चे को हर बात पे बताया जाता है कि वो बहुत स्पेशल है, उसे दुनिया की हर खुशी मिलनी चाहिए, या फिर उसे बताया जाता है कि वो किसी काम का नहीं है। बिल्कुल, उसे महसूस कराया जाता है कि वो स्पेशल नहीं है। और मजेदार बात यह है कि ये दोनों ही बातें पूरी तरह से गलत और भ्रामक हैं। हाँ, क्योंकि असल में स्पेशल होना कोई जन्मसिद्ध अधिकार थोड़ी ही है, या कोई ऐसा तमगा नहीं है जो समाज आपकी तारीफ करके आपको दे देगा। इसे तो अपनी मेहनत और उपलब्धियों से कमाना पड़ता है। एकदम सही। जब कोई इंसान कोई नई स्किल सीखता है या किसी मुश्किल काम में महारत हासिल करता है, तब उसके अंदर एक वास्तविक सेल्फ बिलीफ पैदा होता है। वो आवाज जो कहती है कि मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मैंने मेहनत की है। ये जो भीतर से पैदा हुआ आत्मविश्वास है ना, वही असल स्पेशलनेस है। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है। अगर स्पेशलनेस हमें खुद अपनी मेहनत से कमानी पड़ती है, तो फिर हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के अप्रूवल और वैलिडेशन पर इतने निर्भर क्यों रहते हैं? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। मतलब लोग सोशल मीडिया पर एक फोटो डालकर घंटों लाइक्स गिनते हैं, ये सोचकर कि 100 लाइक्स मिल गए तो वो स्पेशल हो गए। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई खिलाड़ी वीडियो गेम डाउनलोड करे और बिना कोई लेवल पार किए खुद को विनर मान ले। गेम में तो जीतने के लिए खुद लेवल्स पार करने पड़ते हैं ना। बिल्कुल। और ये जो दूसरों से अप्रूवल मांगना या सोशल मीडिया पर वैलिडेशन ढूंढना है ना, ये असल में स्पेशल होना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी असुरक्षा है, इनसिक्योरिटी है। इंसान अंदर से जानता है कि उसने कुछ ठोस नहीं किया है, इसलिए वो बाहर से तसल्ली ढूंढता है। और इसी सुरक्षा का सबसे भयानक रूप तब सामने आता है जब हमारा सामना रिजेक्शन से होता है। रिजेक्शन, ये तो जैसे सबका सबसे बड़ा डर है।
जब हम अपनी स्पेशलनेस के लिए पूरी तरह दूसरों पर निर्भर होते हैं तो किसी के रिजेक्ट करने पर इंसान पूरी तरह टूट जाता है। इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि दूसरों के बर्ताव को आखिर देखा कैसे जाए। सबसे पहली बात तो ये समझनी होगी कि जीवन में रिजेक्शंस आना पूरी तरह से नॉर्मल है। ये दुनिया किसी एक इंसान के इर्द गिर्द तो घूमती नहीं है। लेकिन जब रिजेक्शन मिलता है तो ईगो को बहुत गहरी ठेस पहुंचती है। इंसान का अविकसित दिमाग तुरंत ये सोचता है कि मुझ में ही कोई कमी है। और इसी टॉक्सिक सोच से बाहर निकलने के लिए किताब में एक बहुत ही बेहतरीन और फाउंडेशनल सिद्धांत दिया गया है। लोग अजीब हैं, मतलब पीपल आर वियर्ड। लोग अजीब हैं, ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, पर इसकी गहराई क्या है? लोग अजीब होते हैं, इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी के पास भी दूसरों की जिंदगी का पूरा डेटा नहीं होता। फर्स्ट इंप्रेशंस जो होते हैं ना, वो एकदम बकवास होते हैं क्योंकि वो अधूरी जानकारी पे आधारित होते हैं। हाँ, मतलब अगर किसी ने हमें रिजेक्ट किया तो हम बस अंदाजा ही लगा सकते हैं। बिल्कुल, खासकर रोमांटिक रिजेक्शंस के मामले में। जब कोई रिजेक्ट करे तो उसे पर्सनली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाले की अपनी क्या उलझनें हैं, क्या उम्मीदें हैं, या उसकी अपनी कोई फैंटेसियां हो सकती हैं। पर यहाँ मैं थोड़ा डिबेट करना चाहूंगा। अगर हम हर बात पर ये मान लें कि लोग अजीब हैं, तो क्या इंसान अपनी खुद की कमियों को इग्नोर करके एक तरह के डिनायल में नहीं चला जाएगा? मतलब क्या वो अपनी गलती मानने से बचेगा नहीं? नहीं, इसका मतलब अपनी कमियों को छुपाना या डिनायल में जाना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मकसद है बिना पूरे फैक्ट्स के खुद को दोष देने से बचना। अच्छा, मतलब बेवजह खुद को कोसना बंद करना। हाँ, क्योंकि हम नहीं जानते कि सामने वाले का निर्णय किन छिपे हुए स्वार्थों या कारणों पर आधारित था। तो खुद को लूजर मान लेने से बेहतर है ये मानना कि हमारे पास पूरा डेटा नहीं है। ये तो हुई दूसरों से मिलने वाले रिजेक्शन की बात, लेकिन जीवन की जो अन्य असफलताएं हैं, जो फेलियर्स हैं, उनसे कैसे निपटा जाए और अपनी पहचान को कैसे सुरक्षित रखा जाए? यहीं पर इंसान को खुद को एक आजाद इकाई मानना पड़ता है, और यहाँ पारंपरिक जीत और असली जीत के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। पारंपरिक जीत मतलब वही किसी परीक्षा में पास होना या रेस जीतना? हाँ, पारंपरिक जीत असल में सिर्फ एक इवेंट है जो हमारा अहंकार बढ़ाती है, जबकि असली जीत है लगातार सीखते रहना और असफलताओं के बीच भी मौकों को पहचानना। और इसके लिए असफलता की पूरी जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है। ये कहना कि मैं इस असफलता का पूरी तरह से हकदार हूँ। बिल्कुल, ओनरशिप लेना। ये मान लेने से इंसान विक्टिम मानसिकता से बाहर आ जाता है और अपनी कमियों का सही से विश्लेषण कर पाता है। और इसी विश्लेषण से किताब का एक बहुत ही शक्तिशाली कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि आप सिर्फ एक इंसान नहीं हैं, आप एक राष्ट्र हैं, अ नेशन। अरे हाँ, ये राष्ट्र वाला रूपक तो बहुत ही गहरा है, बहुत ही कमाल का है। मतलब अगर हम इस एनालॉजी को खोलें तो आपका जो स्वयं है, जो आपका सेल्फ है, वो इस राष्ट्र का राष्ट्रपति है। सही कहा। और हर राष्ट्र को चलने के लिए कुछ नियम चाहिए, तो इंसान के जो नैतिक नियम है, उसका जो मॉरल कोड है, वो इस राष्ट्र का संविधान है। और संविधान की रक्षा के लिए पुलिस या फोर्स तो चाहिए ना। तो आपका जो आत्मनियंत्रण है, जो सेल्फ कंट्रोल है, वो आपके राष्ट्र का सुरक्षा बल है। बहुत बढ़िया। और इस राष्ट्र की खुशहाली कैसे मापी जाए? आपका जो आत्मसम्मान है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, वो इस राष्ट्र का हैप्पीनेस इंडेक्स है। लेकिन हर देश में एक विपक्ष भी तो होता है जो हमेशा शोर मचाता है। हाँ, और इस राष्ट्र में आपका अहंकार, आपका ईगो, वो विपक्षी पार्टी है जो सिर्फ अच्छा महसूस करना चाहती है, चाहे तरीका कोई भी हो। उसे लॉन्ग टर्म फायदों से कोई मतलब नहीं है। और एक मजबूत राष्ट्रपति की पहचान यही है कि वो इस विपक्षी पार्टी को कंट्रोल में रखे। मुझे तो इस रूपक में एक और बात बहुत दिलचस्प लगी कि एक मजबूत राष्ट्र की एक मजबूत विदेश नीति भी होनी चाहिए। कूटनीति का मतलब है ये स्वीकार करना कि हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते और हम किसी को कंट्रोल भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। अगर एक इंसान की जिंदगी एक आजाद देश है तो किसी टॉक्सिक व्यक्ति को अपनी जिंदगी में बार बार आने देना असल में अपने देश की सीमाओं को घुसपैठियों के लिए खुला छोड़ देने जैसा है। ये बहुत ही सटीक बात कही आपने, घुसपैठियों को न्योता देना। क्योंकि जब इंसान खुद में एक आजाद राष्ट्र है तो फिर वो अपनी सत्ता किसी और को क्यों सौंप देता? और ये सत्ता सौंपने वाली बात सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं है। लोग तथाकथित हीरोज या इन्फ्लुएंसर्स को भी तो अंधाधुन फॉलो करते हैं, अपनी सत्ता उन्हें दे देते हैं। हाँ, इसीलिए किताब का एक बहुत ही कठोर नियम है, अपने हीरोज को दरकिनार करो। स्क्रू योर हीरोज। स्क्रू योर हीरोज। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरह अच्छा या पूरी तरह बुरा नहीं होता। ये जो ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग है ना, ये बहुत ही बचकाने और फिल्मों से प्रेरित विचार हैं। असल में सिर्फ हीरोइक एक्शंस होते हैं,
कोई मुकम्मल हीरो नहीं होता। पर लोग अक्सर उन लोगों को अपना हीरो मान लेते हैं जो उनसे ज्यादा अमीर हैं, सफल हैं या समाज में प्रभावशाली हैं, और फिर वो उनकी हर बात को सच मानने लगते हैं। और ऑनलाइन दुनिया में तो ये बहुत बड़ा ट्रैप है। इंटरनेट पर कई लोग असल में लोगों की असुरक्षाओं और फैंटेसीज का व्यापार करते हैं। हाँ, वो इन्फ्लुएंसर्स जो अपनी एक परफेक्ट जिंदगी दिखाते हैं। बिल्कुल, वो एक परफेक्ट जिंदगी का ऐसा नैरेटिव बेचते हैं जो असल में मौजूद ही नहीं है। इंसान उसे देखकर अपनी तुलना करता है और दुखी होता है। पर यहाँ मेरे मन में एक व्यावहारिक प्रश्न आ रहा है। हाँ, बताइए। अगर हम किसी को अपना आदर्श या हीरो नहीं मानेंगे तो फिर जीवन में कुछ बड़ा करने की प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? मतलब क्या हर चीज हमें खुद ठोकर खाकर ही सीखनी होगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रेरणा लेने और किसी को अपनी सत्ता सौंपने में बहुत बड़ा अंतर है। अंधभक्ति करना गलत है। तो फिर सही तरीका क्या है? सच्चा तरीका यह है कि लोगों की अच्छाइयों और उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा करें, उन्हें एडमायर करें, उनसे नई चीजें सीखें, लेकिन उन्हें अपना अंधा अनुयायी बनाकर उनकी पूजा कभी ना करें। मतलब एडमायर करें पर फॉलो ना करें। ये बहुत क्लैरिटी देता है। और इन सभी झूठे नैरेटिव्स, फेक हीरोज और अप्रूवल की भूख से बचने का आखिरी और सबसे अहम हथियार क्या है? वो है ये सीखना कि सोचा कैसे जाए। लर्निंग हाउ टू थिंक। बिल्कुल, जो हमारी चर्चा के शुरू में उस प्रोडक्ट वाली एनालॉजी में मिसिंग था। हाँ, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो ज्ञान यानी नॉलेज का जश्न मनाती है, बुद्धिमत्ता का नहीं। मतलब जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, लोग उसे ही बुद्धिमान मान लेते हैं, जो कि गलत है। असली बुद्धिमत्ता तो तब आती है जब इंसान ये स्वीकार करता है कि उसे कुछ नहीं पता। We don't know shit। और जब इंसान सोचना सीख जाता है तो वो झूठे नैरेटिव्स को पहचानना भी सीख जाता है। कोई भी नैरेटिव कैसे तैयार होता है? अक्सर ऐतिहासिक डेटा को तोड़ मरोड़ कर, इंसान की भावनाओं का इस्तेमाल करके और एक करिश्माई वक्ता के जरिए अपना एजेंडा बेचा जाता है। और चाहे वो किसी भी विचारधारा का नैरेटिव हो, इस बुलशिट को दूर से पहचानना सीखना होगा। हमें खुद अपने फैक्ट्स चेक करने होंगे। और एक और बड़ा नैरेटिव है जिससे आजाद होने की बात कही गई है। हमेशा खुश रहने की अंधी दौड़, स्क्रू हैप्पीनेस। सिर्फ खुशियों के पीछे भागना बंद करें। बिल्कुल, हमेशा खुश रहना मुमकिन ही नहीं है। इसके बजाय आत्मसंतुष्टि और जीवन में मानसिक शांति चुनें। क्योंकि जीवन में दर्द महसूस करना पूरी तरह से सामान्य है और जरूरी भी है। हाँ, दर्द ही तो हमें इंसान बनाता है और आगे बढ़ाता है। और अपनी समस्याओं को खुद हल करना सीखना चाहिए। कई बार तो गहराई से सोचें तो पता चलता है कि कई समस्याएं असल में होती ही नहीं है। तो फिर वो क्या होती हैं? वो सिर्फ दूसरों से हमारी तुलना करने के कारण पैदा होती हैं। हमने किसी और की जिंदगी देखी और अपनी जिंदगी में कमियां निकालने लगे। सही बात है। तो इस पूरे गहरे विश्लेषण को समेटते हुए हम चर्चा के अंत में आ गए हैं और इसे खत्म करने के लिए एक बहुत ही झकझोरने वाला विचार है। हाँ, वो क्या है? विचार ये है कि अगर हमारा दिमाग बचपन से लेकर अब तक दूसरों के बनाए नैरेटिव्स और क्या सोचना है कि निर्देशों पर ही चल रहा था, तो आज एकांत में बैठकर ये विचार करना बहुत जरूरी है कि हमारी ऐसी कौन सी सबसे मजबूत धारणा है जिसे हम पूरी तरह अपना मानते हैं, लेकिन वो असल में किसी और के मार्केटिंग कैंपेन का हिस्सा है। ये तो सच में सोचने वाली बात है। बिल्कुल, उस धारणा को, उस कंडीशनिंग को आज ही चुनौती देने का समय आ गया है। अपनी सोच को आजाद करें और अपने इस राष्ट्र के एक मजबूत राष्ट्रपति बने।